आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 13 का। और इस सबक का उन्वान है मुल्के बेसहरो शाम। ऐसा मुल्क जिसकी ना तो सुबह है और ना ही उसकी शाम है। ऐसा कोई मुल्क होता नहीं है, लेकिन हमने अपनी आदत से ऐसा मुल्क बना लिया है, अपने आप को उस मुल्क का वासी बना लिया है कि जहां हमें ना तो सुबह का ख्याल है और ना ही हमें शाम का ख्याल है। हमें मालूम भी नहीं होता, हम बिस्तरों में होते हैं और सुबह सूरज निकल जाता है, ऊपर आ जाता है, और शाम को हम दफ्तर में ही बैठे रहते हैं, इतने में सूरज गुरूब भी हो जाता है, रात भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को तंज बनाया है, ऐसे लोगों का अलमिया जाहिर क्या है, दुख दर्द जाहिर क्या है कि वो अपनी ज़रूरियतों को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने काम काज में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, दुनिया में इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि उनमें अपने आप को कुदरत के नज़ारों से दूर कर लिया है। अब ना तो उन्हें सुबह का ख्याल है कि सुबह तुलू होता हुआ सूरज कितना दिलकश होता है, उस वक्त कितना खूबसूरत नज़ारा होता है, और ना ही उनको शाम का मालूम है कि शाम को सूरज के गुरूब होते वक्त की दिलकशी क्या है, उस वक्त कितना खूबसूरत नज़ारा होता है, कितना खूबसूरत मंजर होता है। उन सब चीज़ों से वो दूर हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए ही शायर कहता है कि ये मुल्क के बेसहरो शाम के निवासी हैं, ये उस मुल्क के बाशिंदे हैं जहां ना तो सुबह है और ना ही शाम है। ये हम सब के ऊपर तंज किया गया है। हमारी जिंदगी भी कुछ इस तरह की हो रही है कि हमें ना तो सुबह का ख्याल है और ना ही हमें शाम का ख्याल है। हम कुदरत के मंजर को भूल चुके हैं, कुदरत के नज़ारों को भूल चुके हैं। हम खुद के अंदर ही इतना डूब गए हैं, खुद की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ही इतना डूब गए हैं कि अब हमें यह ख्याल नहीं रहता कि दुनिया किस तरह से चल रही है, इस दुनिया में कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। हम सब चीज़ों को भुला चुके हैं। अमीर हनफी की लिखी हुई बच्चों ये नज़्म है, बहुत खूबसूरत नज़्म है। इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने अमीर हनफी की ज़िंदगानी के हवाले से और कलाम की खुसूसियात के हवाले से मुख्तसर मालूमात हासिल की है। दूसरे हिस्से में हमने नज़्म का मुताला किया, सुबह कैसे होती है, शाम कैसे होती है, इसकी खूबसूरती क्या है और हम उससे किस तरह से महरूम हैं। हम नज़्म के अंदर इस बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ मैं तीसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम नज़्म से मुताल्लिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबक का तीसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है मश्की सवालात। यहाँ हम सवालात की मश्क करेंगे, और सवालात की मश्क से पहले गौर करने वाली कुछ बातें हमें दी जाती हैं जिसके ऊपर हम गौर कर चुके होते हैं, लेकिन एक बार फिर जब हम गौर करेंगे तो ये हमारी जहन की नशोनुमा के लिए, हमारे खुद के लिए ही बेहतर रहेगा। तो गौर करने वाली बात आपके लिए दी गई है। सबसे पहले इस नज़्म के उन्वान पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि शायर ने अपने अहद के माहौल को सामने रखकर यह उन्वान कायम किया है। नज़्म का उन्वान मुल्क के बेसहरो शाम। ऐसा मुल्क जहां सुबह नहीं है और वहां शाम भी नहीं है, शाम और सुबह से खाली मुल्क। इसने आज के दौर की, शायर ने आज के दौर की हमारे हालात को बयान किया है। हमारे मौजूदा दौर के जो हाल हो रहे हैं, हम किस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, हम किस तरह से कुदरत के नज़ारों से, कुदरत के नज़ारों की खूबसूरती से दूर हो गए हैं, शायर ने इस नज़्म के अंदर दिखाया है। यानी नए ज़माने की ज़रूरतों और तकाज़ों ने हमें ऐसी कई चीज़ों से महरूम कर दिया है जिनसे हम रूहानी मसरत हासिल करते थे। हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। अब ज़रूरियात कहें या ख्वाहिशें कहें, ज़रूरतें कभी भी ज़्यादा नहीं होती, वो समय के ऊपर, वक्त के ऊपर पूरी हो जाती हैं। लेकिन इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात होती हैं ज़्यादा पाने की और ज़्यादा पाने की, एक चीज़ है मैं 2 हासिल करना चाहता हूँ, 3 है मैं 4 हासिल करना चाहता हूँ, मैं बड़ा मकान भी चाहता हूं, मैं बड़ा घर भी चाहता हूं, बड़ी गाड़ी भी मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास दुनिया के सारे आराम के सामान होने चाहिए। यही तो दुनिया है, यही तो कमाने के लिए निकल जाते हैं। ये ख्वाहिशात हैं, और ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती। एक ख्वाहिश पूरी होगी, दूसरी फिर आपके ज़मीर में पैदा हो जाएगी, दूसरा फिर आपका नफ्स सामने लेकर आ जाएगा कि इस ख्वाहिश को भी पूरी करना है। आप गाड़ी ले आए तो आपका नफ्स कहेगा कि नहीं, ये तो छोटी गाड़ी है, और बड़ी गाड़ी लेकर आनी है। आपने घर बना लिया तो आपका नफ्स कहेगा कि ये घर तो छोटा है, ये घर तो और ऊंचा होना चाहिए, और बड़ा होना चाहिए। और आप उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दिन और रात एक कर देते हैं, मेहनत करते रहते हैं, भागा दौड़ी करते रहते हैं। काम के जो वक्त होता है, मुकर्रर वक्त होता है, उन वक्तों से ज्यादा वक्त के ऊपर आप काम करते हैं, डबल काम करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको डबल आमदनी हो जाए और आप ज्यादा खर्चा कर सकें, ज्यादा चीजों को आप खरीद सकें। लेकिन इन सब के पीछे आप कुदरत के नज़ारों से दूर हो जाते हैं, आप कुदरत के नज़ारों की खूबसूरती से दूर हो जाते हैं।
शायर कहता है कि सुबह के सूरज जो तुलू होता है उस वक्त बहुत दिलकश मंजर रहता है, खूबसूरत मंजर रहता है, और शाम को जो गुरूब होता है वो भी बहुत खूबसूरत मंजर रहता है। बारिश होती है, झील के अंदर पानी आप देखें, नज़ारे, पहाड़ देखें आप, और भी कई चीज़ें कुदरत ने पैदा की हैं इस दुनिया के अंदर जो बहुत खूबसूरत नज़ारे बनाती हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, लेकिन इंसान इन सब की खूबसूरती से महरूम हो गया है। अब ये खूबसूरती इंसान जब इनको देखता है, नज़ारा करता है, तो उसे रूहानी मसरत हासिल होती है, तो इस खुशी से भी महरूम है और रूहानी कल्ब की खुशी से भी महरूम है, कल्ब की तस्कीन से भी महरूम हो गया है। बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, तरह तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं, तरह तरह के मर्ज हमें लगे हुए हैं, क्योंकि हम कुदरत से दूर हो गए हैं, अपने आप को इतना मसरूफ कर लिया है कि अब हम उन लज्जतों से दूर हो गए हैं, उन मजे से दूर हो गए हैं। इसी तरफ शायर तवज्जो दिलाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए इस कदर मसरूफ रहते हैं कि हमें यह पता ही नहीं चलता कि सुबह सवेरे कब सूरज तुलू होता है और किस वक्त, किस लम्हे डूब जाता है। हम इतने मसरूफ हो जाते हैं, शायर कहता है कि सुबह हमारी बिस्तर में कटती है। नज्म का मुताला करके आए हैं, तीसरे बंद में कहा है कि सुबह हमारी बिस्तर में होती है और शाम हमारी दफ्तर में होती है। सूरज के तुलू होने के बाद हम बिस्तरों से निकलते हैं, बाहर अपने कामकाज के लिए जाते हैं। हम वो सुबह उठने वाले नहीं रहे, हम सुबह फज्र में उठ के इबादत करने वाले नहीं रहे, हम देर से उठते हैं, हम आराम करते हैं और कुदरत की इन नज़ारों से महरूम हो जाते हैं। और यही हमारा शाम का वक्त है कि देर से हम अपना काम शुरू करते हैं और शाम को देर तक, रात का वो वक्त जो आराम के लिए होता है, हम उस वक्त भी दफ्तरों में बैठे रहते हैं, उस वक्त भी काम करते रहते हैं, मेहनत और मशक्क़त करते रहते हैं। तो फिर हमें कैसे चीजें मिलेंगी, हमें कैसे सुकून मैसर आएगा? हम महरूम ही रहेंगे। इसी चीज की तरफ शायर तवज्जो दिला रहे हैं। गोया अब हम एक ऐसे मुल्क के वासी बन गए हैं जिसकी कोई सुबह होती है और ना कोई शाम है। शायर ने असल में फितरत से दूरी के अलमिये को मौजू बनाया है। वो बड़ी हसरत से माजी के उन दिनों को याद करता है जब सुबह सवेरे उठकर वो ताज़ा दम सूरज के तुलू होने का खूबसूरत मंजर देखा करता था। इस नज्म के अंदर शायर ने फितरत से दूरी के अलमिये को जाहिर किया है और 3 बंदों के ऊपर मुश्तमिल ये नज्म है। इस नज्म के 3 बंदों में शायर ने अपने माजी का जिक्र किया है। पहले बंद के अंदर वो तुलू आफ्ताब के वक्त अपने पहाड़ों पर पहुंचने का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि हम सुबह ही सुबह उठकर तैयार होकर नहा धोकर पहाड़ों के ऊपर पहुंच जाया करते थे और पहाड़ों से हम निकलते हुए सूरज के नज़ारे किया करते थे। बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश नज़ारा होता था। दूसरे बंद में शायर ने शाम के गुरूब होते हुए सूरज की दिलकशी बयान की है कि शाम को जब सूरज गुरूब होता था तब भी हम झील के किनारे पहुंच जाया करते थे, झील के पानी में पैर डालकर मौजे पैदा करते थे, खूबसूरत मंजर हम खुद बनाते थे और हम सूरज के गुरूब होते हुए सूरज को देखा करते थे। इतनी खूबसूरत तरीके से हमारी जिंदगी गुजर बसर हो रही थी। तो शायर कहता है कि सुबह के वक्त भी हम सूरज का इस्तकबाल करते थे और सूरज भी हमारा इस्तकबाल करता हुआ मालूम होता था। शायर कहता है कि हमें महसूस होता था कि सूरज भी हमारा इस्तकबाल कर रहा है, हमारा खैर मकदम कर रहा है, हमें देखकर हमसे हाथ मिला रहा है, हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। सूरज उसका बड़ी गर्मजोशी के साथ खैर मकदम करता था। आनन फानन उसके जिस्म जामे वो एक नई रूह फूंक देता था। और इसके बाद के बंद में, यानी दूसरे बंद में, शायर ने इस नज्म के आखिरी हिस्से में गुज़िश्ता शामों का जिक्र किया है। जो गुजरा हुआ वक्त है, उस वो शामें कैसे गुजरती थी शायर की। पहले बंद के अंदर शायर ने सुबह का जिक्र किया है कि सुबह किस तरह से गुजर होती थी, और दूसरे बंद में शायर ने शामों का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि उसे वो झील के पानी में पांव डालकर बैठना और गुरूब होने से कबल सूरज का शब बखैर कहना याद आता है। यानी गुरूब होने से पहले थका हुआ सूरज, उनिंदा सूरज, दिन भर के काम में अपनी मसरूफियात से निढाल हो चुका सूरज शायर को शब बखैर कहता है, शायर के पास आता है, शब बखैर कह के वो अपनी जगह के ऊपर गुरूब हो जाता है। तो ये दिलकशी अब दुनिया में नहीं रही, मौजूद है दुनिया में, लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं रहा कि हम इस दिलकशी को देख सकें, इस नज़ारों को हम देख सकें। ये अलमिया बताया है शायर ने इसको, ये दुख की बात बताई है, दर्द की बात बताई है कि हमने अपने आप को ऐसे मुल्क का वासी बना लिया है कि जहां ना तो सुबह होती है और ना ही शाम होती है। छोटी सी नज्म है लेकिन सबक आमेज नज्म है। इस नज्म के जरिए जिंदगी का सबक दिया गया है, बताया गया है कि काम काज दुनिया भर में जो है, दुनिया में जिंदगी भर चलते रहते हैं,
जरूरतें पूरी करने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी आपको इसके बीच में गुजार देना है, जिंदगी भर काम करोगे, रात और दिन एक कर दोगे, तब भी आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कुछ वक्त अपने लिए भी निकालें, खुद के लिए भी निकालें। सिर्फ दुनिया कमाने के अंदर ना लगे रहें, अपने जहनी सुकून के लिए भी, कल्ब के सुकून के लिए भी कुछ वक्त निकालें और इस तरह के नज़ारों की तरफ जाएं जो कुदरत के करीब लेके जाएं हमें। वो नज़ारे जहां हमें रब की हक्कानियत नजर आए, जहां रब की कुदरत नजर आए, फितरत के नज़ारे के पास हमें वक्त निकाल कर जाना चाहिए। तो ये बच्चों गौर करने वाली बात है, और ये गौर करने वाली बातें अगर हम तवज्जो दें, ध्यान रखें, समझ के पढ़ें, तो ये हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। बहुत बड़ा बदलाव हमारी ज़िंदगी के अंदर ये बातें ला सकती हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिर्फ इम्तिहान के नज़रिए से हर चीज़ ना देखें, अपनी ज़िंदगी के लिहाज से भी, अपनी ज़िंदगी गुजारने के सलीके के लिहाज से भी आप इन चीज़ों को देखें। आगे आते हैं सवाल और जवाब की तरफ। पहला सवाल है बच्चों, शायर अपने माजी की सुबह को किस लिए याद करता है? शायर नज्म के पहले बंद में अपने माजी की सुबह को याद करता है। वो इसलिए याद करता है कि वो उन सुबह के अंदर बिस्तरों में नहीं पड़ा रहा करता था, वो घर पर आराम नहीं करता था, वो माजी की सुबह के अंदर पहाड़ों के ऊपर जाया करता था। पहाड़ों के ऊपर सूरज के तुलू होने से पहले उसके सामने पहुंच जाया करता था। सूरज के सामने जहां बैठने की जगह है, उस जगह के ऊपर बैठ जाया करते थे, और सूरज भी उनको देखकर शर्माया करता था। ऐसा लगता था कि सूरज खुद शर्मिंदा है कि मुझे पहले उठना चाहिए, मुझे पहले तुलू होना चाहिए, लेकिन ये लोग मुझसे भी ज्यादा वक्त के पाबंद हैं, मुझसे ज्यादा पाबंदी से ये इस जगह के ऊपर आ जाते हैं। तो शायर इसलिए उन बातों को याद कर रहा है क्योंकि अब उन चीजों से महरूम है, अब दुनिया के कामों में इतना मसरूफ हो गया है कि अब तो सुबह का पता नहीं होता कि सुबह कब होती है, सूरज का वक्त पता नहीं है निकलने का कि कब निकलता है। तो इसलिए वो माजी की पुरानी बातों को याद कर रहा है, क्योंकि वो दिलकश यादें हैं, वो खूबसूरत यादें हैं, वो पीछा नहीं छोड़ती कभी भी। जवाब इसका लिखना है, नज्म में अमीक हनफी अपने माजी को याद करते हुए तुलुए आफ्ताब के दिलकश मंजर का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ बरस पहले मैं अपने साथियों के साथ सवेरे उठकर पहाड़ सैरो सियाहत के लिए पहुंच जाया करता था और ताज़ा दम रहा करता था। हम सूरज के तुलू होने की खूबसूरत मंजर का लुत्फ उठाया करते थे। तुलू होता खूबसूरत सूरज खुद हम सहर खेजों का गर्मजोशी से इस्तकबाल करता हुआ महसूस होता था। शायर सूरज को देखकर कहता है कि सूरज हमें देखकर खुश होता था, मुस्कुराता था, और ऐसा लगता था कि जैसे वो हमसे हाथ मिला रहा हो, हमें गले लगाने की कोशिश कर रहा हो। हमारा गर्मजोशी से खैर मकदम करता हुआ सूरज महसूस होता था। हमें यूं लगता था जैसे सूरज हमें देखकर हंस रहा है। उस वक्त हम जिस्म जान से तरोताज़ा हो जाया करते थे और एक अलग ही खुशी की लहर हमें खुद में दौड़ती हुई मालूम होती थी। एक ताजगी सी दौड़ जाती है। आप देखें कि जो सुबह उठने वाले लोग हैं, जल्दी उठने वाले लोग हैं, फजर में उठ के अपने रब की इबादत वगैरह करते हैं, उससे फारिग होकर सैर व सियाहत के लिए निकल जाते हैं, पार्क वगैरह में या पहाड़ों के ऊपर ऐसी जगह के ऊपर चले जाते हैं जहाँ सब्ज़ा वगैरह खूब तादाद में हो। बच्चों, वो लोग असल मानों में कुदरत के नज़ारों के करीब हैं, कुदरत के करीब हैं। उनका पूरा दिन खुशगवार गुजरता है, पूरे दिन जिसके जिस्म में ताजगी भरी रहती है, फुर्ती रहती है उनके जिस्म के अंदर, और वो हर काम तरोताजगी से करते हैं, शगुफ्तगी से उनके हर काम पूरे होते हैं। तो यहाँ पर शायर इसीलिए अपने पुराने वक्त को याद कर रहा है, पुराने वक्त की सुबह को याद कर रहा है कि उस वक्त के ऊपर ये अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते थे, जो वक्त मिला हुआ था उसको सही तरीके से वो इस्तेमाल किया करते थे। ये सवाल नंबर 1 का जवाब है। आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। शायर को अपनी गुज़िश्ता शामें क्यों याद आती हैं? अभी तो शायर को अपनी सुबह याद आ रही थी, सुबह के वक्त की दिलकशी याद आ रही थी, अब शायर को शामें भी याद आती हैं। पहले बंद में शायर सुबह की दिलकशी का बयान करता है और दूसरे बंद में शायर शाम की खुशनुमा रंगत का बयान करता है। शाम भी बहुत खूबसूरत होती है, गुरूब आफ्ताब का नज़ारा जिसे देखने के लिए रुपया पैसा खर्च करके लोग दूर दूर जाते हैं, पहाड़ों का सफ़र करते हैं, पहाड़ों के अंदर जाते हैं, समंदर के किनारे जाते हैं, और शायर इसीलिए उन मंजर को याद कर रहा है कि अब ये उस मंजर से दूर हो गया है। ये अपने बचपन में माजी के अंदर ये झील के किनारे चले जाया करते थे और झील के किनारे बैठे हुए, झील के पानी में अपने पैर डाले हुए मौजें पैदा करते थे। वो मौजें भी खूबसूरत मंजर बनाती थी, और उन मौजों को पैदा करते हुए, मौजे को बनाते हुए झील के अंदर सूरज के गुरूब होने का नज़ारा देखा करते थे। वो नज़ारा उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसे सूरज शायर को शब्बा खैर कहने आ रहा है,
सुबह इस्तकबाल कर रहा है, खैर मकदम कर रहा है, और अब उनको शब खैर कह रहा है, उनको विदा कर रहा है, और विदा करने के बाद थका मांदा अपनी जगह के ऊपर चला जाता है। यह नज़ारा देख के भी शायर को नई ताकत मिलती है, नई परवाज करने का जज्बा मिलता है, जोश से भर जाते हैं शायर। इसलिए शायर अपनी शामों को भी याद कर रहे हैं, माजी की गुजरी हुई शामों को याद कर रहे हैं। आज ऐसा हाल नहीं है शायर का। आज के दौर में शायर मसरूफ हो गए हैं, अब वो नज़ारे नहीं कर पा रहे हैं, ना तो सुबह के मंजर वो उनके सामने हैं और ना ही शाम की दिलकशी का वो मजा ले पा रहे हैं, तो वो अपने अलमिये को बयान कर रहे हैं। जवाब इसका लिखना है बच्चों, शायर को अपनी गुज़िश्ता शामें इसलिए याद आ रही हैं कि वो शाम के वक्त झील में पांव डाले गुरूब होते सूरज को देखा करते थे। रोशनी में कमी की वजह से शाम के वक्त का सूरज शायर को मुरझाया और थका मानंद महसूस होता था। हालांकि सूरज कभी थकता नहीं है, जिस तरह का है उसी तरह का रहता है, उसी अंदाज में रहता है, लेकिन शाम के वक्त सूरज की रोशनी कम हो जाती है। सुबह के वक्त भी सूरज की रोशनी कम रहती है, लेकिन उस वक्त वो ताजगी से भरा हुआ है, ताजगी रहती है सुबह के सूरज में, और शाम के सूरज के अंदर बेचैनी रहती है। उस वक्त वो थका मांदा सा नजर आता है, निढाल नजर आता है, मुजमहिल सूरज नजर आता है। तो वो सूरज शायर को शब खैर कहता हुआ नजर आ रहा है। पांव की हरकत की वजह से झील के पानी में पैदा होते दायरों की छोटी छोटी मौजें खूबसूरत मंजर बनाती थी। गुरूब होते सूरज को देखकर यह एहसास होता था कि सूरज रूपोश होने से कब्ल मुस्कुराकर शब खैर कह रहा है। गुरूब आफ्ताब का वो खूबसूरत मंजर आज भी शायर को याद आता है, और वो उसी के अंदर नज्म लिख रहे हैं, उसी के लिए याद कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी शामें गुजरती थी, कितनी दिलकश वो शामें हुआ करती थी। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। शायर के लिए क्या याद रखना मुहाल है? सुबह के वक्त सूरज का नजारा किया करते थे, तुलू होते हुए सूरज का नजारा किया करते थे, और शाम के वक्त गुरूब आफ्ताब का नजारा किया करते थे, पहुंच जाया करते थे उसके सामने। सुबह भी वो सूरज के सामने रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, और शाम को भी झील के किनारे सूरज का खैर मकदम करते थे, सूरज के सामने खड़े रहते थे। लेकिन अब शायर की जिंदगी ऐसी हो गई है, शायर अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए इतना मसरूफ हो गया है, दुनियादारी के कामों के अंदर इतना फंस गया है कि अब उसे यह इल्म ही नहीं है कि सुबह कब होती है और शाम कब होती है। उसे सुबह का वक्त भी पता नहीं है, सूरज के तुलू होने का वक्त भी पता नहीं है, और शाम को गुरूब आफ्ताब का वक्त भी शायर को पता नहीं है। वो मसरूफ है, अपने कामों में मसरूफ है। शायर कहता है कि बिस्तर के अंदर तो सुबह होती है और दफ्तर के अंदर शाम हो जाती है। तो सुबह और शाम, सूरज के तुलू होने के वक्त की खूबसूरती से भी और गुरूब होने की खूबसूरती से भी शायर महरूम है, परेशान है। तो वो इन चीजों को भी याद करना अब मुहाल हो गया है। अब मुहाल क्यों हो गया है? तो ये बात याद रखना है, मसरूफियत की वजह से। इतने बिजी हो गए हैं हम अपने कामों के अंदर, इतने लग गए हैं दुनिया कमाने के अंदर, डूब गए हैं कि अब हमें उन नज़ारों का कोई माना नहीं है, उन नज़ारों की खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है। जवाब इसका लिखना है बच्चों, शायर के लिए सूरज के तुलू और गुरूब होने का वक्त और सिमत याद रखना भी मुहाल है। ना तो वक्त पता है और ना ही जानिब पता है, सिमत पता है कि किस सिमत से सूरज निकलता है। ये बड़े शहरों का हाल बताया गया है। बड़े शहरों में जो मजदूर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर रहते हैं, उन बिल्डिंगों के अंदर एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो घरों से बाहर निकलना नहीं होता है ज़्यादातर। तो उस वक्त वहाँ के लोगों के ये हाल भी हैं कि वक्त तो नहीं पता ज़्यादातर लोगों को, जानिब से भी वो महरूम हो जाते हैं। उनसे पूछो कि मशरिक किधर है, मशरिक मगरिब किधर है, तो वो सोचेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि इधर होगी या इधर होगी, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, नजर नहीं आता कि सूरज कहां से निकलता है और कहां गुरूब होता है। बड़े शहरों में ऐसे हालात आम हो गए हैं। वो कहते हैं कि आज जमाने की जरूरतों और तकाजों ने हमें ऐसी कई चीजों से महरूम कर दिया है जिनसे हम रूहानी मसरत हासिल करते थे। हम अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए इस कदर मसरूफ रहते हैं कि हमें यह पता ही नहीं चलता कि सुबह सवेरे किस लम्हे सूरज तुलू हो जाता है और कब वो डूब जाता है। तुले आफ्ताब का हमारा वक्त बिस्तरों में गुजर जाता है और गुरूब आफ्ताब का वक्त हमारा कहां गुजरता है? दफ्तरों में गुजरता है। हमें मालूम ही नहीं है। ये बच्चों आपके लिए भी है ये, क्योंकि आने वाला वक्त आपका है। आप किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, किस तरह से अपने कामों को अंजाम देते हैं, या आपको सोचना है, आपको फिक्र करनी है कि आपको इसी तरह से मुल्क में बनाना है अपने लिए कि जिसकी ना तो सहर हो ना शाम हो, या ऐसा मुल्क बनाना है कि जिसमें सहर भी हो, शाम भी हो, कुदरत के दूसरे नज़ारे भी हो, बारिश भी हो, हर तरह के नज़ारे ज़िंदगी में हो। तो ये खुद को सोचो, फिक्र के साथ आगे बढ़ना है आपको। तो सुबह हमारी बिस्तरों में निकल जाती है और शाम शायर की
दफ्तर में निकल जाती है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है। गोया कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां ना तो सुबह होती है और ना ही शाम होती है। तो मैंने बताया आपको कि शायर ने तवज्जो दिलाई है इस बात की तरफ, खुद के ऊपर बीती हुई बातों को शायरी के जरिए जाहिर किया है। अब हमें सबक लेना है कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हम अगर अपने आप को उस मुल्क में गुजार बसर होते हुए देखना चाहते हैं कि जहाँ ना शाम होती है ना सुबह होती है, तो उसमें शायर को कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम रूहानी खुशी हासिल नहीं कर पाएंगे, हम कल्ब को तस्कीन हासिल नहीं कर पाएंगे, तो कल्ब को सुकून नहीं दे पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारी सुबह और शामों की कद्र करें, कुदरत के नज़ारों की कद्र करें। यहाँ सुबह और शाम सिर्फ सुबह शाम नहीं है, सारे कुदरत के नज़ारे शामिल हैं। जो जो कुदरत के नज़ारे आपको नजर आते हैं उनके लिए आप वक्त निकालिए। जंगल भी कुदरत के नज़ारे हैं, जंगलों के अंदर भी जानवरों को चलना भी कुदरत के नज़ारे हैं, बरसात और बादलों का आना भी कुदरत के नज़ारों में शामिल है। सब्ज़ा आप देखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, आप दरख्त देखेंगे, बड़े बड़े दरख्त देखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। तो ये वो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए फ्री में मुहैया हैं। कोई आपको इसके लिए किराया नहीं लग रहा, कोई बंदिश नहीं है, आसानी से आप नज़ारे कर सकते हैं और अपने आप को भी, अपने कल्ब को भी तरोताज़ा कर सकते हैं। आगे आते हैं। यहां पर अमली काम के तहत बच्चों आपको सिलसिलातुल जरस के हवाले से काम दिया गया है। सबक के पहले हिस्से में मैंने आपको बताया था सिलसिलातुल जरस अमीर हनफी की नातिया नज्म है, मशहूर नज्म है। अमीर हनफी की मशहूर नातिया नज्म है, इसे तलाश करके पढ़िए। ये तवील नज्म है और बहुत सारे इसके अंदर बंद हैं। एक हिस्सा इस नज्म का मैं आपके सामने लेकर आया हूं, आगे के और भी हिस्से हैं और इससे पहले भी कुछ हिस्से हैं, उसे आप तलाश करें और उसे आप पढ़ें। यहां पर एक हिस्सा है नातिया नज्म का जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसको आप देखें, समझें, अमीर हनफी की सलाहियत को समझें और फिर सिलसिलातुल जरस को आप तलाश करने की कोशिश करें, आपको मिल जाएगी। नज्म का उन्वान सिलसिलातुल जरस है और देखिए शुरू होती है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ से। नात उस नज्म को कहते हैं जहां पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौकीर बयान की जाए, हम्द जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए और नात जिसमें अल्लाह के रसूल की तारीफ बयान की जाए। तो नात यहां पर दी गई है, सिलसिलातुल जरस इसका नाम है, ये नात है और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौकीर बयान की गई है। शायर कहते हैं, खैरुल अनाम तुम पर सलात, खैरुल अनाम तुम पर सलाम, आते ही लब पे सरकार नाम, आती है हाथ दिल की लगाम, तब्दील होने लगता है गोया एहसास व फिक्रों का कुल निज़ाम, तहलील होने लगते हैं बाहम अलहान सुबह व अलहान शाम, ये नाम शमए बज़्म हयात, ये नाम शमए, ये नाम मशअले कायनात, ये नाम रहमत शश जहात, ये नाम असले हरफे दवाम, रगे शकूक खाके इजाब, गर्दे महाब दश्ते जमाद, पाते हैं लफ्ज़े किनका सिराग, मिलती है सांस बादे मुराद, होता है रेशे रेशे के नाम, इल्मुल यकीन का ताज़ा प्याम, खैरुल अनाम खैरुल अनाम, ये नाम सुलह कुल का पयाम, ये नाम अमन का अबशार, होती है चश्मे कसरत शिमार, ये नाम सुन के वहदत शियार, इस नाम पर हैं दिल से निसार, क्या खाक बाद क्या नूरो नार, सरमा का मेहरे ताबा ये नाम, ये फसले गुल का माह तमाम, खैरुल अनाम खैरुल अनाम। तवील नज़्म है ये और बहुत ज़्यादा अशार, बहुत ज़्यादा बंद इस नज़्म के अंदर मौजूद हैं। आप इसको तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और दूसरा एक और कुछ बंद इस कुछ हिस्सा आप इसका अपनी कॉपी के अंदर लिखें और अपने उस्ताद को ज़रूर चेक कराएं। सबक का ये हिस्सा मुकम्मल हो गया है, सबक भी हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।